चले बेटा ना, कल लास्ट में हम लोग ईए के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने लास्ट में जो पॉइंट देखा था वो ये था कि जब भी केस नंबर 5 या 6 का क्वेश्चन आता है, दैट इज दो एडजेसेंट पीरियड या ग्रुप, और या फिर रैंडम वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको सॉल्व करना है जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए क्या रहेगा, ज्यादा। दूसरी बात, जहां पर भी एक्सचेंज वगैरह होता है S1 P1 या P2 P3, वो एक्सचेंज आपको जरूर ही परफॉर्म करना है, ठीक है ना। लास्ट में सीएसआई वाला एक ऑर्डर बन गया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज represent which of the given values represent second electron gain enthalpy, which of the given values represent second electron gain enthalpy of oxygen and sulfur respectively. Second electron gain enthalpy of oxygen and sulfur respectively. Oxygen and sulfur respectively. लिख लो, पहले लिख लो। चलिए, है ना। अब जो क्वेश्चन बेटा आपको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको किसकी वैल्यू निकालने को बोली गई है बेटा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब है हमारा जो है ना फोकस है वो सेकेंड डेल्टा HEG पे आ जाना चाहिए। बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम में पहले इलेक्ट्रॉन का जुड़ने का प्रोसेस या तो एंडो या तो एक्सो हो सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑलवेज एंडो। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो सल्फर हो, डेल्टा H का वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा H का वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भैया डेल्टा H का वैल्यू दोनों के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी या डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। यहां तक तो अपन साइन कन्वेंशन से पहुंच गए। अब आगे की बात समझते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर में से याद करिए, दोनों में से ईए इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान किस में होता है? सल्फर में। पी ब्लॉक में सेम ग्रुप में नीचे जाने पर सेकेंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड का ईए क्या होता है? ज्यादा। ये कब की बात हुई? EA1। जब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया इनमें तो ये कन्वर्ट हो गया O माइनस और S माइनस। O माइनस और S माइनस में भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन S माइनस में ही आसानी से होता है। कारण वही है जो O और S का है। बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में कल हमने बात करी थी, तो फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का था, साइज छोटा था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा था, जबकि क्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम था, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता था, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसका ज्यादा था। जब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो भी इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अभी भी ज्यादा ही है, और इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अभी भी उसके तुलना में कम ही है, तो इसमें ही इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन और सल्फर में से दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें जुड़ेगा? सल्फर में। पर आसानी से जुड़ने का यहां पर मतलब क्या हुआ? आपको इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से जुड़ जा रहा है, मतलब बाहर से एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? कम, मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? फर्स्ट, सॉरी सेकेंड। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। तो दैट इज 540 एंड 380। पहला नहीं, वो कोई बता रहा था बहुत देर से पहला पहला, इसलिए पूछ रहा। वहां पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आंसर थोड़ी देना है,
सोचा करो, समझा करो चीजों को। जल्दी आंसर देने सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, सही देना पड़ेगा आंसर। आराम से, अभी समय है, समय लीजिए। वहां समय कम रहेगा पर यहाँ पर्याप्त समय है अपने पास, है ना। लॉजिक डेवलप करो हर चीज के लिए, कैसे क्या सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला केस अभी डिस्कस करने के बाद ईए के बारे में या डेल्टा एचईजी के बारे में जो भी बातें हमें पढ़नी थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब एक और पॉइंट के ऊपर हमें डिस्कशन करना है आज, दैट इज रिलेशन बिटवीन आईई एंड डेल्टा एचईजी। रिलेशन बिटवीन आईई एंड डेल्टा एचईजी। चलिए आई और डेल्टा एचईजी के बारे में बात करें। क्या कंडीशन है? डेल्टा एचईजी भी बोला जा सकता है या ईए भी बोला जा सकता है। बात एक ही है, हम लोग डेल्टा एचईजी इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ईए जनरली जीरो भी हो सकता है, तो डेल्टा एचईजी ज्यादा बेटर समझ में आता है। अभी तक इससे पहले जो दो टॉपिक्स बेटा हम लोगों ने पढ़े हैं, उनमें से एक टॉपिक था आईई, कि आपको बहुत सारे एलिमेंट दे दिए और उनमें बोला इनके आई का ऑर्डर बना दो, तो वहां पर हम आई का कंपेरिजन आई से करते थे। इससे पहले जो अभी हमने टॉपिक देखा वहां पर हमने ईए के ऑर्डर बनाए या डेल्टा एचईजी के ऑर्डर बनाए, मतलब वहां पर हम किसी एलिमेंट के ईए का कंपैरिजन किसी दूसरे एलिमेंट के ईए से करते थे। लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर किसी एक एलिमेंट का आई देगा और किसी दूसरे का ईए पूछेगा, या किसी का ईए देगा और पहले का आई पूछेगा। इसका मतलब आई का आई से कंपैरिजन नहीं कराना है, ईए का ईए से कंपैरिजन नहीं कराना है, आई का ईए से कंपैरिजन कराना है। अब इस टॉपिक में पहचान कैसे होगी? तो आपको क्वेश्चन में आई देकर ईए पूछा होगा या ईए देकर आई पूछा होगा। पहली बात तो ये दिखते ही क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे कि ये टॉपिक है। दूसरी बात, इसमें जब कंपैरिजन होगा, जैसे मैंने बोला एक का आई देकर दूसरे का ईए पूछेगा, तो वो एक और वो दूसरा क्या होगा? तो वो दोनों में से या तो दोनों न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से होगा, और या फिर न्यूट्रल का कंपैरिजन आयन से होगा। दो तरह के केस बनते हैं इसमें। न्यूट्रल का आईई या ईए देकर आयन का ईए या आई पूछा जाएगा, और या फिर न्यूट्रल का आई या ईए देकर न्यूट्रल का ही ईए या आईई पूछा जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तीन केसेस बनेंगे, तीन इक्वेशंस बनेंगी। केस तो दो ही है पर इक्वेशन तीन है। पहला, आपने यहां पर देखा एक न्यूट्रल एटम अपन ने लिया एक्स, गैसियस स्टेट में है और मैं आईई का प्रोसेस लगा रहा हूं। बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का प्रोसेस क्या कहा जाता है? आई। ये इक्वेशन देखिए जरा ध्यान से। यहां पर आप एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या ऐड कर रहे हो? निकाल रहे हो। इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस क्या होता है दोनों में से? आई। तो ये वाली जो इक्वेशन है लेफ्ट टू राइट, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आई किसको दी गई होगी? एक्स को या एक्स प्लस को? एक्स को। क्या हमने आई के समय पे एक नोट लिखा था पहले ही पॉइंट पे कि फॉर न्यूट्रल एटम द प्रोसेस ऑफ आईई इज ऑलवेज एंडोथर्म। एंडो का मतलब यहां साइन कन्वेंशन प्लस आएगा। अब सुनिएगा, इसको अगर मैं यहां पर लिख दूं तो ऐसा लिख सकता हूं आईई ऑफ एक्स, ये लिख दिया। इसका जो वैल्यू है, जो मॉड आएगा, उसको देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, रिवर्सिबल रिएक्शन बनाने। रिवर्सिबल रिएक्शन की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि यहां से यहां जाने का एनर्जी चेंज और यहां से यहां जाने का एनर्जी चेंज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। पर अगर इधर वाला प्रोसेस एंडो है तो इधर वाला प्रोसेस एक्सो होगा। अब आप खुद सोचिए, जब हम इधर से इधर जा रहे थे तो आपको क्या दिख रहा था? आई का प्रोसेस। लेकिन इधर से इधर आ रहे हो तो बताओ, क्या इधर से इधर जाने पर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? बेटा हो गया। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि एक्स प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़कर क्या बन रहा है? एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के एडिशन के प्रोसेस को आई बोलेंगे या डेल्टा एचईजी बोलेंगे? बेटा डेल्टा एचईजी। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में जुड़ा? एक्स प्लस में जुड़ा या एक्स में जुड़ा? एक्स प्लस में। इसका मतलब है हम बोलेंगे डेल्टा एचईजी ऑफ एक्स प्लस। और क्योंकि दोनों रिवर्सिबल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया। साइन उल्टे होंगे। अगर एक का साइन पॉजिटिव है तो अगले का साइन नेगेटिव। क्यों होगा? समझ लेते हैं लॉजिकली। क्या न्यूट्रल एटम का आई का प्रोसेस हमेशा एंडो होता था? यस। प्लस लगा दिया। अब एक्सो की बात करता हूं। देखें ये वाला स्टेप देखो। क्या कल आपको बताया था कि कैटायन में जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने जा रहे हो तो क्या ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज।
इसका मतलब है यहां से यहां जाने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बेटा ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सो। तो एक एंडो है तो दूसरा एक्सो है, और इसको हमने एक रिलेशन के फॉर्म में यूज कर लिया। अब देखो जरा ध्यान से, इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आपको किसी न्यूट्रल एटम का आई क्वेश्चन में दिया हो और उसी न्यूट्रल एटम के केटायन का ईए या डेल्टा एचईजी पूछा हो, तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, अलग अलग आएगी? बराबर। जैसे मैं आपको बोलूं एक एलिमेंट ए है ना, या एलिमेंट कार्बन ले लिया, कार्बन का आई मान लो 200 है, तो कार्बन प्लस का डेल्टा एचईजी कितना होगा, 200 होगा, बराबर है। बस हाँ, साइन एक एंडो होगा और एक एक्सो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। दूसरे पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले स्टेप में हमने न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब आई देखा। अब हम उल्टा करते हैं, ईए पहले करते हैं। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने का प्रोसेस ये कहलाएगा ईए, या फिर क्या बोल देंगे इसको हम, डेल्टा एचईजी। मुझे बताइए, किसी भी न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन का जुड़ने का प्रोसेस एंडो होगा या एक्सो होगा, या दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। मैक्सिमम केस में ये एक्सो होगा, लेकिन ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन में ये एंडो होगा, हाँ या ना? अब आगे देखो, इसमें प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये एंडो एक्सो दोनों हो सकते हैं। अब देखो, अगर इसको हम लिखें साइन कन्वेंशन के फॉर्म में, तो डेल्टा एचईजी ऑफ एक्स है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो इसके लिए जो डेल्टा एचईजी है उसका मैग्नीट्यूड इसके रिवर्स वाले के बराबर होगा। तो अब मैंने इसको रिवर्स बना दिया। रिवर्स बनाया तो बेटा ये आपका रिएक्टेंट हो गया और वो आपका प्रोडक्ट हो गया। तो इधर से इधर देखने पर ऐसा लगेगा कि x माइनस एक्स में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस आई या ईए, आई। इसका मतलब x माइनस की जो आई है वो x के डेल्टा एचईजी के बराबर होगा। तो आप यहां पर लिख दोगे आई ऑफ x माइनस विल बी इक्वल टू डेल्टा एचईजी ऑफ x। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। हाँ, जब ये इधर से इधर एंडो होगा तो इधर से इधर एक्सो होगा, और इधर से इधर जब एक्सो होगा तो इधर से इधर एंडो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस का आई क्या हमेशा एंडो होगा, क्या हमेशा एक्सो होगा, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो यहां से पता चलेगा अपने को। पहले काम करें, ये दो रिलेशन जो आपके सामने, इसको नोट डाउन करिए। आगे तीसरा एक और रिलेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। इन दोनों में हमने न्यूट्रल को आयन से कंपेयर करा है और न्यूट्रल को आयन से कंपेयर करा है। एक में न्यूट्रल को कैटायन से, एक में न्यूट्रल को एनायन से। आज ईएलपी का डिस्कशन रखेंगे ऑनलाइन, है ना? मैं टेलीग्राम पे उसके लिए लिंक वगैरह फॉरवर्ड कर दूंगा। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास से रखेंगे। क्या बेटे? 9 साढ़े 9 ठीक है। खाना वाना सब खा ही लेंगे, तब तक 9 बजे तक आई होप सब फ्री हो ही जाएंगे। चलिए ना, अब ये दो रिलेशन को जो हमने देखा, देखो इसको, इसका कंक्लूजन हमको समझना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला ये टॉपिक क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन में क्या होगा, आई देकर ईए या ईए देकर आई पूछा जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, आई देकर ईए या ईए देकर आईई, आईई देकर ईए या ईए देकर आई पूछा जाएगा। लेकिन कंपैरिजन किसका हो रहा है, न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से हो रहा है या आयन से हो रहा है, आयन से। न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से हो रहा है या आयन से, आयन से। तो आई देकर ईए में पहला टाइप होता है न्यूट्रल देकर आयन या आयन देकर न्यूट्रल पूछ ले। अब तीसरा टाइप जो बनता है वो बनता है न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर करने का। ध्यान से देखिएगा, थर्ड इक्वेशन, मान लो मैंने आपको बोला x और x माइनस, क्या ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है बेटा? है। अच्छा, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में अगर मैं आपको बोल दूं कि इन दोनों में से मुझे ये बता दीजिए z इफेक्टिव किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो क्या x का z इफेक्टिव ज्यादा होगा बेटा? हाँ, because z effective is directly proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge, ये हमें पता है, ठीक है।
अब अगर इन दोनों के लिए मैं आई निकालना चाहता हूं, मतलब मैंने आई ऑफ एक्स ले लिया और मैंने यहां पर आई ऑफ एक्स माइनस ले लिया, क्या अभी भी ऑर्डर यही रहेगा बेटा? यस, क्योंकि भैया जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, और मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ये तो आई का ऑर्डर हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं आई का कंपेरिजन ईए से, या ईए का कंपेरिजन आई से। आई का आई से कंपेरिजन नहीं देखना मैं। दूसरी बात, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर कराना है। किसको किससे कंपेयर कराना है? न्यूट्रल को न्यूट्रल से। क्या ये न्यूट्रल है? हाँ है, पर ये न्यूट्रल नहीं है। यहां पर क्या लिखा है अपन ने? आई ऑफ एक्स माइनस। इक्वेशन 2 देखिए, क्या आई ऑफ एक्स माइनस को मैं रिप्लेस करके डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स लिख सकता हूं? यस, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर। तो मैथ्स में जैसे अपन रिप्लेस करते थे उस तरह से यहां पर तो आई ऑफ एक्स तो एज इट इज आ गया, और आई ऑफ एक्स माइनस को मैं लिख दूंगा डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स। ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तो बेटा इसका जो मॉड है और इसका जो मॉड है, साइन जो चल रहा है वो एज इट इज चल रहा है। आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि किसी, यहां पर देखो आई को ईए से या ईए को आई से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल का कंपेरिजन न्यूट्रल से हो रहा है। इसका मतलब यह निकला किसी भी न्यूट्रल एटम के ईए के मुकाबले उस न्यूट्रल एटम का आई हमेशा क्या होगा? ज्यादा। लाइन सुनेगा ध्यान से। किसी भी न्यूट्रल का न्यूट्रल से जब कंपैरिजन हो रहा होगा, किसी भी न्यूट्रल एटम का आई हमेशा उसके ईए से ज्यादा होता है। क्या दोनों एलिमेंट सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम है, अभी तो सेम है, लेकिन ये बात अलग पे भी वैलिड होती है। किस पे वैलिड होती है? अलग पे। सुनना ध्यान से। ये तो आपको दिख गया, ये तो मैथमेटिकली प्रूव हो गया, इसलिए हमने इसको कर दिया। जो अब मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, बट वैल्यू से समझ सकते हैं। ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो कोई भी न्यूट्रल एटम एक्स है और कोई भी न्यूट्रल एटम वाई है। न्यूट्रल होना चाहिए, बस ये बात है। किसी भी न्यूट्रल एटम का आई हमेशा किसी भी दूसरे न्यूट्रल एटम के ईए से ज्यादा ही होगा। सेम में तो ये बात है ही है, अलग में भी ये बात वैलिड है। न्यूट्रल एटम का आई हमेशा न्यूट्रल एटम के ईए से ज्यादा होता है। सर कैसे माने इस बात को? ध्यान सुनना। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ईए किसका होता है? क्लोरीन का। पक्की बात है, इससे ज्यादा तो ये वैल्यू किसी की भी नहीं हो सकती है ना। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आई होती है सीजियम की। सबसे कम आई सीजियम की, मतलब बाकी एलिमेंट का आई इससे तो ज्यादा ही होगा, है ना। अब क्लोरीन जिसका मैक्सिमम ईए है ना, इसका ईए का वैल्यू लगभग लगभग 348 समथिंग होता है। इसका आई का वैल्यू मान लो ऐसा कुछ है। तो आप देखो कि जिसका ईए सबसे ज्यादा है और ये वो है जिसका आई सबसे कम है। भैया सबसे कम वाले का आई भी सबसे ज्यादा वाले ईए से तो ज्यादा ही है। तो अगर यहां पर और कोई एलिमेंट लाया तो उसका आई का तो वैल्यू और भी ज्यादा होगा, और यहां पर कोई और एलिमेंट लाया तो उसका ये तो और भी कम होगा। इसका मतलब है कि अगर न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपैरिजन करोगे ना, तो वैल्यू से हम इस बात को समझ सकते हैं किसी भी न्यूट्रल का आई हमेशा किसी भी दूसरे न्यूट्रल एटम के ईए से ज्यादा ही मिलेगा। सेम में तो मैथमेटिकली डिराइव हो गया, लेकिन अलग में डिराइव नहीं कर सकते, तो वैल्यू से समझना पड़ता है। यहां पर ये इक्वेशन लिखने के बाद नोट बनाइएगा, नोट में ये बात लिखवा देता हूं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में। लिखिएगा नोट। अरे वो लिख लेना, ऊपर वाली इक्वेशन तो यही है। नोट लिखिएगा, आईई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, आईई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज, IE of any neutral atom is always greater than EA of any neutral atom. IE of any neutral atom is always greater than EA of any neutral atom. मतलब कोई भी पीरियोडिक टेबल के न्यूट्रल एटम ले लो दो, भले वो सेम हो अलग हो, आई हमेशा EA के मुकाबले ज्यादा ही मिलेगा।
चलिए ना, क्वेश्चन अब बोल रहा हूं बेटा, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं लिखेगा। पहला क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी IE of sodium is plus 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। IE of sodium is plus 5.1 electron volt. Then determine electron gain enthalpy delta HEG. Then determine delta HEG of Na plus ion. सोडियम का केटायन दे रखा है Na plus ion. If IE of Na is plus 5.1 electron volt, then determine delta HEG of Na plus ion. ऑप्शंस लिखिएगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2.55, अगला ऑप्शन 5.1, अगला ऑप्शन 10.2। अब पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए। अभी अपने को देखो, अपने सामने अभी टॉपिक चल रहा होता है तो अपने को समझ आ जाता है कि क्या करना है। एग्जाम में टॉपिक तो होगा नहीं सामने, आपको खुद जज करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन में आई को देकर आई पूछा है, ईए को देकर ईए पूछा है, या आई को देकर ईए पूछा है? इसका मतलब कंपैरिजन आई का आई से नहीं हो रहा है, ईए का ईए से नहीं हो रहा है, आई का ईए से हो रहा है। पहले अपने को टॉपिक समझना है ना, कि कोई क्वेश्चन करना कहां से, ऐसे थोड़ी कुछ भी करके आएंगे। जैसे ही आई देकर ईए पूछे या ईए देकर आई पूछे, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसका क्वेश्चन है। पहली बात तो ये समझ में आई है ना। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो ट्रेंड मिलेंगे। न्यूट्रल देकर न्यूट्रल पूछा जाएगा, या आयन देकर न्यूट्रल, या न्यूट्रल देकर आयन। मतलब न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन या न्यूट्रल का आयन से कंपैरिजन। क्वेश्चन को देखिए, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर करा है या न्यूट्रल और आयन का कंपैरिजन? न्यूट्रल और आयन। न्यूट्रल और आयन का जब भी कंपैरिजन होगा, या तो इक्वेशन 1 आएगी या इक्वेशन 2 आएगी। अब आपको आयन में कौन दे रखा है? कैटायन, है ना। तो ये वाला केस है, न्यूट्रल एटम का आपको आई दे रखा है और उसके कैटायन का ईए पूछा गया है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा या अलग अलग होगा? बराबर होगा। तो इसीलिए आंसर अभी क्या हो जाएगा बेटा? 5.1। इसी में अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर एक एंडो होगा तो दूसरा एक्सो होगा। तो यही क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन को प्लस और माइनस के फॉर्म में दे सकता है, एंडो और एक्सो के फॉर्म में दे सकता है। तो इसी का जो अदर सेट ऑफ ऑप्शन बन सकता है उस पर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन वही है, तो क्वेश्चन वापस से लिख लीजिए। ऑप्शन मैं बोल देता हूं दूसरे, प्लस और माइनस के फॉर्म में। क्वेश्चन एज इट इज लिख लीजिए, ऑप्शन बोल देता हूं। पहला ऑप्शन लिखिएगा प्लस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा माइनस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा ऑप्शन लिखिएगा प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आखिरी ऑप्शन लिखिएगा माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर विल बी माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आपको क्वेश्चन में प्लस 5.1 दिया है तो ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज माइनस 5.1। तो दो तरह के केस बन सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड वाला जो हमने पहले सेट ऑफ ऑप्शन देखे, और दूसरा साइन वाला जो हमने सेकंड सेट ऑफ ऑप्शन में देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा इफ delta HEG of an atom A, delta HEG of an atom A is 200 kilojoule per mole, 200 kilojoule per mole, then determine IE of element Y. IE of element Y. ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन 100, अगला ऑप्शन 200, अगला ऑप्शन 400। करेक्ट आंसर विल बी 400। अगेन आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बेटा आपको ईए देकर आई पूछा गया है, तो आई और ईए का कंपैरिजन है, मतलब यही वाला टॉपिक है। और दूसरा, न्यूट्रल को आयन से कंपेयर करा है या न्यूट्रल को न्यूट्रल से? न्यूट्रल को न्यूट्रल।
और जब भी न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन हो, आईई हमेशा ज्यादा होता है और ईए हमेशा कम होता है। ईए का वैल्यू क्योंकि 200 दे रखा है, तो आई का वैल्यू 200 से ज्यादा होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा है, और वो ऑप्शन क्या है बेटा, 400, तो दैट विल बी दी आंसर। अगले पे आते हैं, और क्या क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकता है, ध्यान सुनिएगा। यहां पर देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन पे बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलता फ्लोरीन क्लोरीन दो एलिमेंट है, ठीक है ना। मैं रैंडम वैल्यूज लेके अभी तो सॉल्व कराऊंगा, बट एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दे देगा। फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, मान लो आपको 4 वैल्यू दी, कौन कौन सी वैल्यू, 50, 100, 200 और 300, मान लीजिए ये 4 वैल्यूज दी, और बोला ये चारों वैल्यू में से 2 वैल्यू फ्लोरीन और क्लोरीन के आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 वैल्यू इनके ईए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इनके आईई की है और कौन सा वैल्यू इनके ईए का है। 4 रैंडम वैल्यू दे दी, और बोला ये 4 वैल्यू में से 2 वैल्यू फ्लोरीन क्लोरीन की आईई है और 2 वैल्यू फ्लोरीन क्लोरीन के ई है। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। मुझे बताइए, अभी आप न्यूट्रल एटम्स की ही तो बात कर रहे हो, और न्यूट्रल एटम का आईई हमेशा न्यूट्रल एटम के ईए से ज्यादा हो, चाहे वो कोई भी हो। तो बताओ, इनमें जो 2 बड़ी वैल्यू है, क्या वो आई को रिप्रेजेंट कर रही होंगी? यस। और जो 2 छोटी वैल्यू है, क्या वो ईए को रिप्रेजेंट कर रही होंगी? यस। इतना तो अपने को समझ आ गया। अब क्या हमें फ्लोरीन क्लोरीन के आई का ऑर्डर पता है? यस। और क्या हमें फ्लोरीन क्लोरीन के ईए का ऑर्डर पता है? यस। तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताइए, ये जो 300 है, आई की बात कर रहा हूं, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन है, किसकी आई ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। यहां पर बताइए इसका आई कितना हो जाएगा? 200। ये आई की बात खत्म हो गई। अब ईए पे आइए, फ्लोरीन और क्लोरीन में से ईए किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का, ये क्लोरीन का ईए है बेटा। क्या ये बात समझ में आ गया? क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। ये वैल्यूज रैंडम है, एग्जाम में तो स्टैंडर्ड दे देगा, बट ठीक है, अपने को टाइप समझना था। लिखिएगा, इफ द वैल्यूज 50, 100, 200 एंड 300, if the values 50, 100, 200 and 300 represent IE and represent IE and EA of fluorine and chlorine, IE and EA of fluorine and chlorine in random order, then determine their correct representation. चलिए ना, अब ये जो टाइप हमको समझना था, इसको तो हमने देख लिया। अब ईए और आई में एक और पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है। जैसे कल मैंने आपको ईए का वो लिखा दिया था, ए प्लस और ए माइनस, कौन एंडो होता है, कौन एक्सो होता है ना, वो बात। ऐसी ही बात अब हमको करनी है आईई के लिए। आई हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हमने आई पढ़ा था तो याद करिए, हमने बोला था आईई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज एंडो। हमने न्यूट्रल के लिए बोल दिया था हमेशा एंडो है, लेकिन हमारे पास बेटा 3 तरह के स्पीशीज होते हैं, ध्यान सुनना। हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है, हमारे पास न्यूट्रल एटम का कैटायन हो सकता है, और हमारे पास न्यूट्रल एटम का एनायन हो सकता है। कल ईए के लिए लिखा दिया था ना ऐसा, ऑलवेज एंडो ऑलवेज एक्सो लिखा है था, देख लो एक बार। लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो अभी लिखा देंगे, उसमें क्या, पूछ रहा हूं। नहीं लिखा है, चलो इधर ध्यान दो। अब देखो 3 तरह के स्पीशीज है, इधर देखिएगा फटाफट, है ना। 3 तरह के स्पीशीज है आपके पास हमेशा, है ना। या तो आपके पास कोई न्यूट्रल एटम होगा, या आपके पास कोई एनायन होगा, और या आपके पास कोई कैटायन होगा। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? एंडो और एक्सो के लिए, क्योंकि मैंने बोला आपको एंडो और एक्सो के क्वेश्चन आई या ईए से पूछा जा सकता है।
तो हो सकता है आपको न्यूट्रल एटम देकर एंडो एक्सो आई के लिए पूछ ले, कैटायन या एनायन देकर आई या ई के लिए पूछ ले कि कौन एंडो है या कौन एक्सो है। यहां पर पहले हम बात करेंगे कि आई के लिए कौन सा प्रोसेस कैसा होगा, एंडो होगा या एक्सो होगा, और फिर हम लोग बात करेंगे कि ई के लिए कौन सा प्रोसेस कैसा होगा। ई क्योंकि हमारा रीसेंट टॉपिक चल ही रहा है तो पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस ऑलवेज एंडो ऑलवेज एक्सो या मे बी एंडो मे बी एक्सो? मे बी एंडो मे बी एक्सो। जनरली कैसा होगा? जनरली तो एक्सो होगा, लेकिन ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा? मे बी एक्सो मे बी एंडो, ये वाली कंडीशन आ जाती है ना। बताइए, कैटायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस ऑलवेज एक्सो। क्यों होगा भैया ऑलवेज एक्सो? अट्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। कल O प्लस वाला क्वेश्चन कराया था, है ना। तो कोई भी कैटायन आ जाए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, ऑलवेज एक्सो। एनायन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। रिपल्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमेशा एंडो, तो ये हो जाएगा बेटा ऑलवेज एंडो। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? ई के बारे में। अब आते हैं आई के बारे में। आई में याद करिए, हमने जब आई पढ़ा था तो हमने सक्सेसिव आई पढ़ा था, I1 I2 I3 I4। तो अगर हम I1 की बात करते हैं तो क्या न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं? यस। और जब हम I2 या 3 बात करते हैं तो हम M प्लस या M2 प्लस या M3 प्लस, है ना। आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फिगरेशन, आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फिगरेशन। मतलब जब हमने I1 2 3 पढ़ा तो हमने या तो इसके बारे में पढ़ा और या तो इनके बारे में पढ़ लिया। हमने उसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा कुछ भी। हमने इसके और इसको तो ऑलरेडी आई में पढ़ रखा है। याद करिएगा, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस ऑलवेज एंडो, क्योंकि भैया एटम में जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन होगा ही होगा, और उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी। जब ए को एनर्जी देनी पड़ी तो ए प्लस को तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये भी ऑलवेज एंडो है। अब आते हैं किसके ऊपर? ए माइनस। अब ए माइनस की कहानी समझिएगा। ए माइनस को जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, ये वाली इक्वेशन काम आएगी। क्या आई ऑफ ए माइनस को मैं ई ऑफ ए बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, क्योंकि हमने जब आई के क्वेश्चन सॉल्व करे थे ऑर्डर बनाने के, तो हमने ये और ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन हमने किसी भी एनायन के आई के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। कभी भी किसी एनायन के आई का क्वेश्चन आए, ध्यान सुनना, किसी भी एनायन के आई का क्वेश्चन आए तो एनायन के आई के क्वेश्चन को अपन आई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ही नहीं, अपन उसको ई से सॉल्व करेंगे। किसी भी एनायन के आई के क्वेश्चन को उसके न्यूट्रल एटम के ई की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमको न्यूट्रल के ई के बारे में ऑलरेडी पता है। तो एक पॉइंट यहां पर समझना है कि किसी भी एनायन का आई हमेशा उसके न्यूट्रल एटम के ई के जैसा कारनामा दिखाएगा। इसका मतलब है, बताइए, ये वाले का जो आई होगा वो ऑलवेज एंडो होगा, ऑलवेज एक्सो होगा, या मे बी एंडो मे बी एक्सो होगा? बेटा मे बी एंडो और मे बी एक्सो। हाँ, जब ये एक्सो होगा तो ये एंडो हो जाएगा, भाई साइन उल्टे हो जाते हैं, और जब ये एंडो होगा तो ये एक्सो हो जाएगा। तो ये इसकी कहानी है। अब कब एंडो और कब एक्सो, आइए उसका एग्जांपल भी यहीं पे देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। ध्यान सुनना। मान लीजिए मैंने आपको बोला होता नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन सा वाला केस ले रहा हूं? ई से सोचना। ये ग्रुप 18 ग्रुप 2 और नाइट्रोजन की बात चल रही है। इसमें जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हो, इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस क्या ई या डेल्टा एचईजी होगा कि नहीं होगा? बेटा होगा। और इस प्रोसेस में एन से क्या बन जाएगा? एन माइनस। मुझे बताइए, यहां पर इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऐड हुआ या फोर्सफुली? मतलब ये एंडो है या एक्सो है? तो डेल्टा एचईजी का प्रोसेस हमें ऑलरेडी पता है, इसका एंडो है। अब आप इसको रिवर्स लाइए तो रिवर्स में ये प्रोसेस आई बन जाएगी। तो अब मुझे बताओ, अगर इधर का प्रोसेस एंडो है तो इधर का प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सो। मतलब एन माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस कैसा होगा? एक्सो। तो एनायन में आई का प्रोसेस एक्सो हो सकता है। आगे सुनिएगा, अगर मान लो मैं यहां पर ओ में इलेक्ट्रॉन जोड़ के ओ माइनस बनाने जाता, तो अगेन आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? आई या ई ए? ई ए।
और बेटा ये वाला प्रोसेस एंडो होगा या एक्सो होगा? एक्सो, क्योंकि जनरली वाला जो प्रोसेस होता है वो एक्सो होता है। तो अगर मैं साइन रिवर्स कर दूं तो अगर ये वाला प्रोसेस ईए था तो ये वाला प्रोसेस आई हो जाएगा, और इधर वाला प्रोसेस अगर एक्सो है तो रिवर्सिबल वाला प्रोसेस एंडो हो जाएगा। क्या किसी भी मोनो नेगेटिव एनायन के आई का प्रोसेस एक्सो हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या किसी मोनो नेगेटिव एनायन के आई का प्रोसेस एंडो भी हो सकता है? हो सकता है। यही बात हमने यहां लिखी है कि मोनो नेगेटिव एनायन के आई का प्रोसेस एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी हो सकता है। लिख लीजिए इसको। तो अब आईई या ईए को लेकर कभी भी एंडो या एक्सो का क्वेश्चन आए तो ये कंक्लूजन है आपके सामने। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटी सब लोग, है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, थ्योरी कम पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। पता चला आप घर पे जाके बस थ्योरी पढ़े जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि थ्योरी आप एक बार पढ़ो 10 बार पढ़ो, जो गलती आप थ्योरी पढ़ने में पहली बार में समझने में गलती कर रहे होंगे 10वीं बार भी वही गलती कर रहे होंगे। क्योंकि थ्योरी जब अपन पढ़ते हैं तो अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि इसमें ये कहा गया होगा, ये समझाया गया होगा। 10वीं बार, 20वीं बार, 30वीं बार, कितनी बार पढ़ो आपको वही लगेगा। जब आप क्वेश्चन लगाओगे और आपसे चीजें गलत होगी, आपने जो सोच रखा है और क्वेश्चन में जो आंसर है जब वो मैच नहीं होंगे, तब चीजें आपको समझ आएंगी कि हम क्या सोच रहे थे और एक्चुअल में क्या होता है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ बेटा बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपन मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बनाते हैं। मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बनता है। अपन ईए को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ऑर्डर लेके चलते हैं और डेल्टा ईजी को बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ऑर्डर लेके चलते हैं। ऐसे ही आता है विथ नेगेटिव साइन। कल एक कराया था ना, वो इसीलिए कराया था। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन देता है ईए बोले डेल्टा एचईजी बोले, ऑर्डर एक ही बनता है। बस वो रहता है कि ईए को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव के साइन में लिया जाता है और डेल्टा एचईजी को बाय डिफॉल्ट नेगेटिव, अनटिल एंड अनलेस वो फिर कुछ स्पेसिफाई करके दे दे कि भैया डेल्टा एचईजी का पॉजिटिव ऑर्डर बनाओ, ये बनाओ, वो कुछ दे, अदरवाइज ऑर्डर सेम रहता है ना। चलिए अब आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो पॉइंट था इसका, है ना, एक्सप्लेनेशन यहां पर है। अगर किसी को ये लिखना है तो ये भी लिख लो, ताकि आपको बाद में क्लियर हो जाए कि भैया एंडो और एक्सो दोनों हो सकता है ना। एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। आज टेलीग्राम पे एक वो डाला है पैराग्राफ आई का, देख लेना उसको जाके, है ना, ध्यान से। वहां से जो आपके स्टेटमेंट 1-2 टाइप के क्वेश्चन है वैसे बन सकते हैं। उसमें जो अपन S2 P1 और P3 P4 का आई का एक्सचेंज जो बोलते हैं, है ना, उसको लिख रखा है, दूसरी लैंग्वेज में लिख रखा है एनसीईआरटी ने। तो एक बार उसको रीड करेंगे पहले। चले अब यहां पर बात करें तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल लेके हमने इस पॉइंट को समझ लिया। अब मैंने आपको क्या बोला कि आई के जब हम ऑर्डर बनाते हैं तो बेटा ए या ए प्लस के ऑर्डर तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन मान लो ए माइनस का कभी आई का क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या बोला था, आई के क्वेश्चन को सिंबल से सॉल्व करना है या कॉन्फ़िगरेशन से? कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों में चल जाएगी। ए माइनस कभी भी आए तो उसको कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व नहीं करते। ए माइनस के क्वेश्चन को न्यूट्रल वाले के ईए की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। एक पॉइंट लिखा रहा हूं, नोट बना के फिर क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा, नोट बनाइएगा। आईई ऑफ
mono negative anion, IE of mono negative anion should be solved using EA of its neutral atom. IE of mononegative anion should be solved using EA of its neutral atom. किसी भी मोनोनेगेटिव एनायन के आई के क्वेश्चन को हमेशा उसके न्यूट्रल एटम के ईए की मदद से सॉल्व कर दे, क्योंकि मोनोनेगेटिव एनायन तो हमने देखा नहीं, बट न्यूट्रल के ईए के ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं. क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? एक क्वेश्चन मार्केट में चलता बहुत रेगुलर, उसी पे बात कर लेते हैं ना. क्वेश्चन है डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IE. डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IE फॉर डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IE फॉर, आपके सामने लिखा हुआ है FCl F माइनस Cl माइनस. डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IE फॉर FCl F माइनस एंड Cl माइनस. ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इसका नीट में आने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है ना, लेकिन ये मार्केट में क्वेश्चन चलता है, बाद में मेरा दिमाग खराब करोगे इसलिए मैं करवा दे रहा हूं. पर इससे अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में जरूर आ जाएगा कि भाई इसमें क्या होता है ना, तो एक लॉजिकल वे में समझ में आ जाएंगी चीजें. बेटा आपको दिया FCl F माइनस Cl माइनस और आपको बोला किसका ऑर्डर बनाना है? IE का. मुझे एक बात बताइए, क्या ये न्यूट्रल एटम है या नहीं है? बेटा है. और ये दोनों क्या है? मोनोनेगेटिव एनायन. और हमें सॉल्व किसके लिए करना है? IE के लिए. क्या हम फ्लोरीन और क्लोरीन के IE का ऑर्डर ऑलरेडी जानते हैं? बेटा यस. बताइए इनमें से ज्यादा IE किसकी होती है? फ्लोरीन की. ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है. पर मोनोनेगेटिव एनायन के IE का कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया. मोनोनेगेटिव एनायन के IE के क्वेश्चन को IE से सॉल्व करना है या न्यूट्रल के EA से सॉल्व करना है? न्यूट्रल के EA से. तो अब आपको अगर इनका IE का ऑर्डर बनाना है तो आपको कुछ नहीं सोचना, इनका न्यूट्रल एटम सोचो. इसका न्यूट्रल कौन होगा? F. और इसका न्यूट्रल कौन होगा? Cl. और दोनों के EA के बारे में सोचो. दोनों में से EA किसका ज्यादा होता है? इसका. इसको मैं ऐसा लिख दूंगा कि IE ऑफ F माइनस विल बी इक्वल टू डेल्टा HEG या EA ऑफ F. मॉड में इनकी वैल्यू बराबर होती है. अभी हमने थोड़ी देर पहले ये रिलेशन देखा हुआ है ना, ये वाला. IE ऑफ F माइनस will be equal to delta HEG of F and IE of Cl minus will be equal to delta HEG of Cl. हम इस पॉइंट का यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. IE of F minus will be equal to delta HEG of F and IE of Cl minus, क्योंकि IE का ऑर्डर निकालना है तो इसको मैं डेल्टा HEG of Cl के बराबर मान लूं तो कोई परेशानी नहीं है. अब इधर देखिएगा, मुझे बताइए इनके IE का ट्रेंड तो मुझे नहीं पता क्योंकि बनाना तो वही है, लेकिन क्या मुझे इनके न्यूट्रल के EA का ट्रेंड पता है? बेटा यस. फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का EA ज्यादा. अब इन दोनों में से ये ज्यादा, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में भी तो ये ही ज्यादा होगा. और इसलिए जब हम IE का ऑर्डर बनाएंगे तो बताइए F माइनस और Cl माइनस में से किसकी IE ज्यादा आ जाएगी? Cl माइनस की, क्योंकि उसका EA ज्यादा होता है. न्यूट्रल का EA से सॉल्व हो गया. अब आगे सुनना, अभी हमने न्यूट्रल का ऑर्डर बना लिया आपस में, एनायन का ऑर्डर बना लिया आपस में. अब इन सबको आपस में क्लब करना है. मुझे बताओ इसको आपने किससे सॉल्व करा? EA से. किसके EA से? न्यूट्रल एटम. क्या किसी भी न्यूट्रल एटम का EA और किसी भी न्यूट्रल एटम के IE में से न्यूट्रल एटम का IE हमेशा ज्यादा? बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम का IE हमेशा ज्यादा और किसी भी न्यूट्रल एटम का EA हमेशा कम. मतलब इन दोनों वैल्यूज के मुकाबले ये दोनों वैल्यू बड़ी होंगी. इसका मतलब जब आप ऑर्डर बनाओगे तो बेटा ये दोनों आगे जाएंगे और ये दोनों पीछे आएंगे और ये दोनों इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस विल बी दी करेक्ट ऑर्डर. तो ये इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बन के आता है IE के लिए. लेकिन अब एक बात समझिएगा, एग्जाम में क्या होता है कि इतना समय अपने पास होगा नहीं. अपन ने इसको लॉजिकल वे में समझ लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अब एग्जाम में इतना समय होता नहीं. तो अपने को अगर जल्दी से सॉल्व करना है तो इधर देखिएगा, जुगाड़ बता देता हूं. एक F और Cl, क्या ये दोनों सेम ग्रुप के हैं या नहीं? बेटा है. और जब सेम ग्रुप के एलिमेंट का IE और उन्हीं के मोनो नेगेटिव एनायन के IE का क्वेश्चन आ जाए, आपको बस एक ऐसा कर्व बना देना इस तरह से, खत्म. ये मिनिमम और ये मैक्सिमम. सबसे कम F माइनस, उससे ज्यादा Cl माइनस, उससे ज्यादा Cl और उससे ज्यादा F.
चलिए ना, अब यही क्वेश्चन मान लीजिए फ्लोरीन क्लोरीन F-Cl- के बदले एक केस और करा देता हूं। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप है और इसी के मोनोनेगेटिव एनायन भी दिए होते O-S-। उतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने के बजाय अपन ऐसे सॉल्व कर देते। मिनिमम कौन हो जाएगा O-, उससे ज्यादा S-, उससे ज्यादा S और उससे ज्यादा O। तो दिस विल बी द ऑर्डर। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो वैसे तो मोनोनेगेटिव एनायन के आई का क्वेश्चन आपको उसके न्यूट्रल एटम के ई से सॉल्व करना होता है, बट प्रोसेस बहुत लंबी चौड़ी हो जा रही है इसमें सॉल्व करने में, तो अपन इस तरह सॉल्व कर देते हैं। मार्केट में क्वेश्चन चलता है इसलिए बता दिया, ताकि बाद में आके मेरा खोपड़ा खराब ना करो, ठीक है। चले, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने आईई और ईए से रिलेटेड जितनी चीजें थी, जितनी बातें करनी थी वो कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? EN, है ना। तो ये सब बेसिक बातें इतनी आप जानते ही हैं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहले इसके डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, और दूसरी बात ये समझनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला है तो क्यों है। पहली बात, जब हम इसके एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चन आएंगे, हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के, और वो क्वेश्चन के ऑर्डर है ना, एसिडिक और बेसिक का जो ऑर्डर है वो लगभग लगभग अपने को हर एग्जाम में देखने को मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े वो टॉपिक कौन सा था? एक तो आईई था और एक ईए था। वो दोनों टॉपिक आइसोलेटेड एटम के प्रॉपर्टीज थी। किसकी प्रॉपर्टी थी? आइसोलेटेड एटम। ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे EN, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होगी। किसकी प्रॉपर्टी होगी? बॉन्डेड एटम। क्यों इसको यहां पर पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगला चैप्टर कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में हम लोग एटम के बारे में जब बात करेंगे तो एटम आइसोलेटेड नहीं मिलेगा, बॉन्डिंग का मतलब है बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगा। तो बॉन्डेड फॉर्म के एटम्स के लिए हम लोगों को आगे जाके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजों के ऑर्डर बनाने होंगे। जब उन ऑर्डर्स को हम बना रहे होंगे तो वहां पर आईई या ईए काम नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? आईई या ईए तो आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी होती है, वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हमें बॉन्डेड एटम की कोई प्रॉपर्टी चाहिए, कोई ऐसा हथियार चाहिए जो केमिकल बॉन्डिंग में हमारी मदद कर सके। वो हथियार आईई या ईए नहीं होगा, वो हथियार कौन होगा? EN, क्योंकि ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने कई बार देखा भी होगा कि भैया बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कुछ भी निकालते हैं तो EN या डेल्टा EN या डाइपोल मूवमेंट में भी EN, इन सब चीजों की काम आई। तो हमें हर टॉपिक में किसका काम आने वाला है? EN का। ठीक है, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लिखिएगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, the tendency of an atom to attract, the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons, tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, shared pair of electron towards itself in a shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule, in a covalently bonded molecule. The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule. अब इसका अर्थ क्या निकला उसके ऊपर बात करते हैं, बट उससे पहले थोड़ी बेसिक और कुछ बातें बताता हूं आपको, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल लिया हमने HF, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को देखिए, HF के अंदर अगर हम बॉन्डिंग के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो बेटा हाइड्रोजन के बारे में बताइए, हाइड्रोजन एक मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उसके इधर वाले सारे मेटल, इधर वाले नॉन मेटल। हाइड्रोजन आता इधर है लेकिन हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, इसीलिए हाइड्रोजन को अल्कली मेटल नहीं माना जाता था, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। अच्छा, ये नॉन मेटल है। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। आपको पीरियोडिक टेबल में शुरू में भी बता चुका हूं, मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड होता है वो जनरली आयनिक होता है, और नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली कोवेलेंट। तो हमको सबसे पहले तो ये समझ में आया कि यहां पर इनके बीच का जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक पहचानने के लिए मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल की जानकारी होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। अब आपने ये देख लिया
कि भैया हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। एटॉमिक नंबर नहीं पूछा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 नहीं होगा, 7 होगा ना। 7 क्यों होगा, कैसे पता चला 7 है, ग्रुप नंबर से पता चल जाएगा। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 9 को लिखोगे 2,7 तो 7 है, लेकिन अब अपन बार बार हर किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए बैठे हैं, जरूरी नहीं है। तो याद करिए, जब हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तब हमने लिखा था ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 13 का 3, 14 का 4, 15, 16, 17 का 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली। तो ये ग्रुप 17 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बार बार काम आएंगे हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी वगैरह वगैरह में, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, दोनों को आपस में कौन सा बॉन्ड बनाना है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है या शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग। अब शेयरिंग क्यों करनी पड़ी, मान लो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाता, लेकिन इसके पास कुछ नहीं बचता। और ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इसको एक दे दे तो इसका ड्यूप्लेट हो जाए, पर इसके 6 हो जाएंगे। तो भैया कोई भी खुद अनस्टेबल होकर दूसरे को स्टेबल क्यों करेगा। तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों में से कोई भी मेटल नहीं है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, पर दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता। अब इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करना है और स्टेबिलिटी भी अचीव करनी है। स्टेबिलिटी में हम लोग ऑक्टेट की बात करते हैं, हाइड्रोजन के बारे में आई होप सबको पता है ड्यूप्लेट, और फ्लोरीन का क्या कंप्लीट होगा, ऑक्टेट। अच्छा, इसे ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, और इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो दोनों ने शेयरिंग के ऊपर राजी हुए कि भैया मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पर रख देता हूं ताकि तू शेयर कर पाए, और तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां रख दे। दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। क्या एग्रीमेंट साइन कर लिया कि इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर क्या कर लेंगे, शेयरिंग, ताकि मेरा क्या कंप्लीट हो जाए, ड्यूप्लेट, और वो बोल रहा है मेरा क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट। इस तरह से इन्होंने डील कर ली, ठीक है। अब यहां पर मैं सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो बॉन्डिंग में यूटिलाइज हुए, मतलब इन दोनों को हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। बॉन्ड बनाते वक्त दोनों ने क्या एग्रीमेंट साइन किया कि इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर क्या कर देंगे, शेयरिंग, ताकि मेरा ड्यूप्लेट और तेरा ऑक्टेट साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो जाए। बॉन्ड बन गया। थोड़े दिनों के बाद नियत में खोट आ गई। क्या खोट आ गई, इसने सोचा कि भैया इलेक्ट्रॉन तो आएगी अपने घेरे में, यहां पर रखा हुआ है ना बीच में, तो ये सोचता है कि इसका इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसको लेके मैं भाग जाता हूं। भागने से क्या हो जाएगा, मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा। हाइड्रोजन का ऑक्टेट हो, ड्यूप्लेट हो नहीं हो, मेरे को क्या लेना देना, मैं स्टेबल होना चाहिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन तो रखा ही है बीचों बीच, मैं इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाता हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूप्लेट। उसका ऑक्टेट हो नहीं हो, मेरे को क्या लेना देना, ठीक है। तो दोनों के नियत में क्या आ गई, खोट। अब नियत में खोट आ गई तो दोनों में चालू हो गए लात घूसे। इसने इसको पीटा, इसने इसको पीटा, लात घूसे, जूते चप्पल चल गए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। तो दोनों में लात घूसे, जूते चप्पल चले। जीतेगा कौन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुना है आप लोगों ने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहने का तात्पर्य क्या है, जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा, और जो कमजोर होगा वो जूते खाएगा, सीधी बात है। तो हाँ, यही होता है और क्या होता है ना। तो दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, फ्लोरीन। हम जानते हैं फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अभी मैं कुछ बातें जो हमको पहले से पता उसको यूज कर रहा हूं, बट अभी हमें पता है कि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, फ्लोरीन जीत गया। फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को खूब कूटा, लात घुसे, जूते चप्पल, पीट पीट के वहां पड़ा हुआ हाइड्रोजन उधर एक कोने में से, है ना, ठीक है। अब फ्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए और चलने लगा कि भैया अपना ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन वहां पड़ा हुआ एक कोने में, हाइड्रोजन, है ना। फ्लोरीन चला, फ्लोरीन चलने के लिए बढ़ा, चल ही नहीं पा रहा, ऐसे हो गया। क्यों, उसने देखा चलते नहीं बन रहा, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो हाथ में दोनों। देखा तो वो हाइड्रोजन उसके चरणों में गिरा हुआ है। भैया ऐसा जुल्म ना करो, अत्याचार ना करो। क्यों ना करो, बोले भैया वो इलेक्ट्रॉन पे अधिकार तो मेरा ही था एक्चुअल में। अभी आपने इलेक्ट्रॉन भले अपने हाथ में ले रखे, बट मेरे को अपने चरणों में जगह दे दो, कम से कम थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन पे अधिकार मेरा भी। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को जाने दिया या चिपक लिया, साथ में चिपक लिया। फ्लोरीन का पैर पकड़ लिया उसने, भले इलेक्ट्रॉन उसके हाथ में नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसके हाथ में, फ्लोरीन, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी फ्लोरीन के साथ चिपका हुआ है। अब होता क्या है, दो तरह के ट्रांसफर होते हैं, एक होता है कंप्लीट ट्रांसफर और एक होता है पार्शियल ट्रांसफर। यहां पर अगर हाइड्रोजन
अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को ले जाने के लिए दे देता तो उस पर आ जाता कंप्लीट माइनस, और हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचता तो उस पर क्या आ जाता कंप्लीट प्लस। इसको जब भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो एक के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव आता है और एक के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव, लेकिन यहां पर ट्रांसफर कंप्लीट हुआ या पार्शियल हुआ? पार्शियल। मतलब हुआ क्या कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। हाइड्रोजन के हाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्लोरीन के पास है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी फ्लोरीन के साथ चिपका हुआ तो है। इसका मतलब यह हुआ, मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होते इनिशियल एग्रीमेंट के हिसाब से तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर बराबर अधिकार में रहती, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ चला गया? हाइड्रोजन या फ्लोरीन? फ्लोरीन। तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, लेकिन वो पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उसमें जाने नहीं दिया, हाइड्रोजन ने चिपका हुआ है साथ में। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गई, और इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव आएगा उसको हम डेल प्लस से दिखा देंगे। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिन दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, उनके बीच में जंग चलती है। जंग में से जो पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं चार्ज सेपरेशन इंड्यूस हो गया। क्या इंड्यूस हो गया बेटा? चार्ज, मतलब चार्ज सेपरेट हो गया, एक के ऊपर प्लस आ गया, एक के ऊपर माइनस आ गया। अगर किसी बॉन्ड में चार्ज सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो उस बॉन्ड को क्या बोल दिया जाता है? पोलर। आप खुद देख सकते हैं प्लस माइनस दो पोल डेवलप हो गए हैं, इसका मतलब ये बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई है, तो इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? पोलर बॉन्ड। पर पोलर बॉन्ड पे डेल्टा माइनस किस पे आएगा? जिसकी ताकत ज्यादा थी, मतलब उसकी ईएन क्या है? ज्यादा। और जिसकी ताकत कम है उसको हम बोल देंगे उसका ईएन कम है। तो ईएन क्या बताता है? डेफिनेशन देखिएगा, ईएन डिफाइंस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कोई भी एटम उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना खींच सकता है, उस पावर को क्या बोला जाएगा? उसका ईएन। जिसका ईएन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जिसका ईएन कम है वो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। ये डेफिनेशन है ईएन की, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, लिखिएगा वन बाय वन। पहला लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, it is represented by the symbol ठीक है। काय बोलते हैं इसको ना, चाय नहीं बोलते, चाय छी ऐसे कुछ नहीं है ना, काय बोलते हैं इसको। मैग्नेटिज्म में आ जाता है शायद, ससेप्टिबिलिटी के लिए आता है इस तरह का सिंबल, लेकिन अब अपन क्या करेंगे? अपन तो एक्स लिख देंगे, है ना। इतना बड़ा सिंबल ऐसे बार बार डिजाइनर बनाने से अच्छा है अपन एक्स लिख देंगे। एक्स ए लिखा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, एक्स बी लिखा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, है ना। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, बट अपन एक्स से इंडिकेट कर देंगे इसको, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इट does not depend on electronic configuration, it does not depend on electronic configuration। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, it is a unitless quantity, it is a unitless quantity, it is a unitless quantity, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, इट इज अ, या ऐसा लिखें, इट्स वैल्यू इज रिलेटिव, इट्स वैल्यू इज रिलेटिव। मतलब ईएन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, ईएन एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है, रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट बोला क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन का जो ईएन है वो किसी एलिमेंट से ज्यादा भी हो सकता है और किसी एलिमेंट से कम भी हो सकता है। तो क्लोरीन हो सकता है किसी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लेकिन किसी से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। तो रिलेटिव होने का मतलब है ये किसी और जिसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि ये उसके मुकाबले ज्यादा है या कम है। अब आइए, ये जितनी बातें लिखी है इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिंबल तो आपको बता दिया। अगला पॉइंट क्या बोला? इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। होगा क्या? ध्यान से सुनना। आईई या ईए जब हम पढ़ते थे तो हम लेफ्ट टू राइट जाने पर जो फैक्टर लगाते थे वो कौन सा होता था? जेड फैक्टर।
क्या लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आई बढ़ना चाहिए और ये भी बढ़ना चाहिए। लेकिन आईए में याद करिए दो दो एक्सचेंज हो जाते थे, S2P1 और P3P4 या S1P1 और P2 और P3, इनमें एक्सचेंज हो जाता था। तो एक्सचेंज क्यों होता था? क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं क्या होती थी? स्टेबल। कॉन्फ़िगरेशन इसलिए देखते थे क्योंकि वो आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी होती थी। किसकी प्रॉपर्टी? आइसोलेटेड। लेकिन जो ईएन है ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। मतलब इसमें दो एटम का रोल साइमल्टेनियसली चल रहा होगा विद इन द कंपाउंड, और इसीलिए इसमें एक की कॉन्फ़िगरेशन देखकर आपको कोई जजमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम ये देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आईई या ईए की तरह ईएन में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन भी बढ़ेगा। ये फिक्स है, इसमें कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं आएगा। जब हम ऑर्डर बनाएंगे तो इस तरह की बात आपको दिखेगी। दूसरी बात, हम लोगों ने बोला इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी कहने का मतलब ये हो गया कि बेटा जब हमने आईई लिखा था या ईए लिखा था तो आई या ईए एनर्जी या एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी की यूनिट हमने किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऐसे यूज करी। वैसे ही एंथैल्पी में भी आपको जो वैल्यू मिलेगी, यूनिट मिलेगी, कुछ ना कुछ किलो जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। वो एक्चुअल में एब्जॉर्ब या रिलीज होने वाली क्वांटिटी है। आप जब ईएन की बात कर रहे हो, ईएन की डेफिनेशन की पहली लाइन पढ़िए, वहां पर क्वांटिटी लिखा, वहां पर लिखा है अपन ने इट इज अ टेंडेंसी। क्या लिखा हुआ है? टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, किसी की आदत, हैबिट, प्रवृत्ति, इस तरह की बात हो रही है। तो यहां पर ये किसी एटम की प्रवृत्ति है बेटा, टेंडेंसी है। टेंडेंसी की यूनिट नहीं होती है। जैसे टेंडेंसी की यूनिट नहीं होती, जैसे मैं बोलूं किसी को प्यार आता है, प्यार एक प्रवृत्ति, एक आदत, एक हैबिट है। किसी को हो सकता है किसी से ज्यादा प्यार आता हो। बहुत बढ़िया, ठीक है, सुनो इधर ध्यान से। हो सकता है किसी को किसी से ज्यादा प्यार आता हो सकता है किसी को किसी से कम प्यार आता। हम ये बता सकते हैं कि ये उससे ज्यादा प्यार करता है, ये उससे कम प्यार कर सकता है, ये हो सकता है उसके बराबर प्यार करता है, लेकिन किलो में नहीं नाप सकते। ये 2 किलो प्यार करता है, प्याज थोड़ी है, प्यार है बेटा। हाँ, ये 2 किलो प्यार करता है, ये 4 किलो प्यार करता है, ये अपन क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। टेंडेंसी को कंपेयर किया जा सकता है कि इससे ज्यादा है, इससे कम है, इसके बराबर है, लेकिन उसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं ला सकते। किसी को गुस्सा आता है तो इसको गुस्सा कम आता है, इसको गुस्सा ज्यादा आता है, इसको उसके बराबर गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्से को ऐसे मार्केट में जाके नहीं बोल सकते 20 किलो गुस्सा दे दो, पैक कर दो, ऐसा नहीं होता। तो ये टेंडेंसी की कोई यूनिट नहीं होती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? एक टेंडेंसी है, और इसीलिए ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्या बेटे? 4 किलो मोटिवेशन 4 साल बाद ही होगा बेटा सिलेक्शन। जिनको जीवन में मोटिवेशन की जरूरत है उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ये बात क्लियर बता रहा हूं ना। ये क्या सुनने में अच्छा लगता है। आप अभी जिस उम्र से आप गुजर रहे हो ना, उसमें क्या होता है, कोई आपसे बड़े मीठे तरीके से कुछ समझा दे आपको, लगता है भाई इससे बढ़िया कोई है ही नहीं जीवन में। यही तो धोखा है, यही धोखा है बेटा। ठीक है, हाँ, चलो आओ इस पे बात करते हैं। यहां पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो अब हम लोगों ने बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है? तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कौन कम पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है। उसको क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया दिया, अलग अलग वैल्यू दिया। पूरे ईएन का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो पॉलिंग थे। तो पॉलिंग ने अलग अलग स्केल बनाई, उसके ऊपर हम बात करते हैं, स्केल्स टू मेजर ईएन। 2-4 स्केल पढ़नी अलग अलग साइंटिस्ट की, जिसमें से पहला स्केल जो है स्केल्स टू मेजर ईएन। तो फर्स्ट स्केल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज पॉलिंग स्केल, जिसकी मदद से हम ये पहचान पाएंगे कि भैया कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहला आ जाएगा पॉलिंग स्केल। नाम आपने आई होप सुन भी रखे होंगे, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, है ना। तो बेसिकली हम जिस स्केल को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे तो दोनों ही,
पर जिस स्केल को फॉलो किया जाएगा वो कौन सा होगा बेटा? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल को फॉलो करेंगे हम थ्रू आउट द सिलेबस। उसके दो कारण है, पहला तो इन्होंने ईएन के बारे में बताया, दूसरा इसकी वैल्यू याद रखना कंपैरेटिवली इजी होती है, क्योंकि 1 2 3 4 टाइप की वैल्यू होती है इसकी, आराम से याद हो जाता है, जबकि मुलिकन की वैल्यू इससे कंपैरेटिवली लार्ज वैल्यूज होती है, तो उनको याद करना डिफिकल्ट होता है। आइए पॉलिंग स्केल के बारे में बात करें तो भाई अब पहली बात ये आ गई कि पॉलिंग ने अलग अलग एलिमेंट के लिए कुछ वैल्यूज दी कि भैया इसका ईएन का वैल्यू इतना, इसका ईएन का वैल्यू इतना, पर वो जो पॉलिंग ने वैल्यूज दी वो वैल्यू कैसे दी गई उसके बारे में हमको समझना है कि किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू ज्यादा, और वैल्यू को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या था। पॉलिंग स्केल पूरा का पूरा जो बेस्ड है वो बेस्ड है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। तो ब्रैकेट में लिखिएगा बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑब्लिक रेजोनेंस एनर्जी, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑब्लिक रेजोनेंस एनर्जी, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑब्लिक रेजोनेंस एनर्जी। मतलब पॉलिंग ने जिन भी एलिमेंट्स की वैल्यू डिटरमाइन करी, उन वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने जिस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करा वो उन एलिमेंट्स के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी मदद से उन्होंने कुछ वैल्यूज डिराइव करी। डेरिवेशन पे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं, और एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की मदद से इन्होंने वैल्यू निकाली, बट वैल्यू क्या निकाली वो हमारे काम की चीज है। अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 1 की तो है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। और ध्यान सुनना, हमें चाहे आईई रहा हो चाहे ईएन रहा हो, क्या हमने हर बार सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ऑर्डर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। दूसरी बात, ईएन में आपने डेफिनेशन में लिखा कि ईएन किसके लिए डिफाइन किया जाएगा? कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का काम कौन करता है? मेटल करता है कि नॉन मेटल करता है? नॉन। तो बेटा इसमें अभी जो वैल्यू लिखाई जाएगी उसमें जो नॉन मेटल वाला पार्ट होगा वो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएंगे सिलेबस में, तो आइए उस पर भी बात करते हैं। तो लिथियम के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सेकंड पीरियड की बात करता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट आ गए। थर्ड पीरियड की बात करें तो बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, और फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये वो एलिमेंट है जो मोस्टली हमको काम में आएंगे। ध्यान से देखिएगा, बालिका, सीता, है ना, इसके इधर वाले सारे के सारे क्या हो गए? नॉन मेटल, तो ये तो काम आएंगे आएंगे। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इनके बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट नेचर के होते हैं। हम पोलराइजेशन, फजांस रूल जब पढ़ते हैं तब आता है। तो ये सारे एलिमेंट जो लिखे गए हैं ये मोस्टली वो एलिमेंट है जिनके कंपाउंड कैसे मिलेंगे? कोवेलेंट, क्योंकि ईएन का रोल कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ही आता है। ये मेटल्स हैं तो इनका ज्यादा यूज हमें आएगा नहीं, बट ठीक है, अभी ट्रेंड को देख रहे हैं, एनसीईआरटी में इनकी वैल्यू दे रखी है, इसलिए इसको समझ लेते हैं। बेटा सबसे पहले पॉलिंग ने जो स्टार्ट किया तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोला जाता है? फ्लोरीन को। फ्लोरीन का वैल्यू कितना माना था उन्होंने? 4। अब आपको आई होप ट्रेंड पता भी होगा कि यहां से आने पर ईएन का वैल्यू 0.5 से कम होता है। ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, ध्यान रखिएगा ना। तो यहां पर इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू क्या आती है? 3.5। 0.5 से कम करते जाइए, ये आएगा 3, ये आएगा 2.5, ये आएगा 2, ये आएगा 1.5 और ये आएगा 1। ये इनकी वैल्यूज है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जब उन्होंने कैलकुलेट करा बॉन्ड एनर्जी की मदद से, वैल्यू कितना मिला? 2.1। यहां पर वैल्यू मिला बेटा 0.9, 0.8, 0.8 और 0.7। ये इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ध्यान सुनना, सेकेंड पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड पीरियड में या तो 4 से स्टार्ट करके इधर 0.5 डिक्रीज कर दो, या 1 से स्टार्ट करके उधर 0.5 इंक्रीज कर दो। मतलब हर एडजेसेंट एलिमेंट में कितने का गैप आ रहा? 0.5। ऐसे ही थर्ड पीरियड के लिए अगर हम बात करें तो यहां 0.5 का गैप है, यहां 0.3 का गैप आता है। तो आप 0.3 से बढ़ाते जाइए, 0.9 के बाद 0.3 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 1.2। फिर 0.3 बढ़ा दीजिए, 1.5, 1.8 और 2.1। ये यहां तक 0.3 से बढ़ता है बिल्कुल लगातार। अब इसके आगे की कहानी सुनिएगा, ध्यान सुने। कसाई जो होता है, कौन होता है? कसाई का ईएन बराबर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ईएन। कुछ ऐसे केस बता रहा हूं जिनका ईएन लगभग बराबर होता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला बेटा? कसाई। कसाई का ईएन लगभग बराबर होता है। कसाई कहने का मतलब हो गया कार्बन, सल्फर और आयोडीन। अब मुझे सल्फर का ईएन निकालना है
तो मैंने बोला 0.3 से यहां तक तो बड़ा, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, पर क्या हमें कार्बन का ईएन ऑलरेडी पता है? यस। तो जो ईएन कार्बन का है वही सल्फर का है और वही आयोडीन का, कसाई का ईएन बराबर, ठीक है, क्योंकि सेकंड पीरियड की वैल्यू बहुत आराम से याद हो जाती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ध्यान सुनना, नकल का ईएन सेम होता है। किसका ईएन सेम होता है? नकल का। नकल का ईएन सेम होने का मतलब है नाइट्रोजन का ईएन कितना है बेटा? 3, तो क्लोरीन का ईएन भी कितना आ जाएगा? 3। नकल का ईएन सेम। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर हैरी पॉटर, हैरी पॉटर या एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम या पीएच जैसा चाहे वैसे याद कर ले, हैरी पॉटर का ईएन क्या है बेटा? सेम। इसके अलावा बेचारा अलादीन, ठीक है, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का ईएन भी क्या होता है? सेम। इन दोनों के बीच में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डायगोनल रिलेशनशिप नाम की भी चीज होती है, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं उसका, बट ठीक है, इनका ईएन लगभग सेम है। हैरी पॉटर का ईएन लगभग सेम है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नकल जो है उसका ईएन लगभग सेम है। और लास्ट में आ जाता है कसाई, जिसका ईएन लगभग सेम है। ये 4 स्टैंडर्ड आपको बातें बता दी गई है, मोस्टली है ना, इनके ईएन की वैल्यूज से हमें बहुत कुछ मदद मिल जाएगी। देखने में तो आपको पोटेशियम और रुबिडियम का ईएन भी सेम दिखेगा, पर ऐसे बहुत होते हैं, बट इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, मेनली उन्हीं की जरूरत पड़ेगी, नॉन मेटल्स की। एक और बात देखें, यहां पर 2 एलिमेंट आपके सामने लिखे गए हैं, नियॉन और आर्गन। ये बात बताइए, पॉलिंग ने जो फॉर्मूला या जो ये वैल्यू डिराइव करी उसके लिए उन्होंने किसकी मदद ली? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किसी की तब नापोगे जब वो बॉन्ड बनाएगा। क्या इनर्ट गैस बॉन्ड फॉर्मेशन में हीलियम और आर्गन टाइप के जो इनर्ट गैस हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते? और जब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनकी कोई बॉन्ड एनर्जी नहीं है, इसीलिए इनके ईएन को ऑलमोस्ट क्या मान लिया जाता है बेटा? 0। तो इनर्ट गैस हमें काम आएगी नहीं। बाकी सब में आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट लगातार ईएन बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम लगातार ईएन कम होता हुआ दिख रहा है। नोट करें इसको, ट्रेंड को। ये ध्यान रखना, नीचे जो ऑलमोस्ट सिमिलर लिखा है ये लगभग बराबर है, बराबर नहीं है। इधर देख लो 2 मिनट के। जैसे आपको यहां पर हाइड्रोजन का ईएन कितना दिख रहा है? 2.1। और फास्फोरस का ईएन भी कितना दिख रहा है? 2.1। देखने में लग रहा है कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल है नहीं, क्योंकि आपने अभी तक आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा है। अगर आप इसके आगे 2-3 डेसिमल प्लेस तक इसको आगे ले जाओगे तो दोनों में हल्का फुल्का अंतर होता है, बट एनसीईआरटी में यही वैल्यू दे रखी, इसलिए हमने 1 डेसिमल तक इंडिकेट करा। इसलिए मैंने नीचे इक्वल नहीं लिखा, ऑलमोस्ट सिमिलर लिखा है। ये बात हमें आगे काम आएगी कि ईएन लगभग बराबर होता है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता इनका। ये जो वैल्यूज अभी आपके सामने लिखी है, यहां से बेटा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के ट्रेंड भी हमको दिख जाते हैं। जब हम आगे जाके 6 टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ट्रेंड आपके सामने, लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन लगातार बढ़ रहा है, थर्ड पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन लगातार बढ़ रहा है। मैंने बोला था इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं यहां पर वो S2P1 टाइप का कोई भी एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा। ईएन लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। ध्यान सुनिएगा, ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप का भी जनरल ट्रेंड आप देख लें, डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन क्या हो रहा है? डिक्रीज। ब्रोमीन यहां पर बचा हुआ है, इसका वैल्यू लिख देता हूं, 2.8 है ना, ब्रोमीन का वैल्यू लिख लेना, 2.8 है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन है ना, जनरली आप देख सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन डिक्रीज हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिंग स्केल के ऊपर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। पॉलिंग स्केल के बाद जो सेकेंड मेथड है ईएन की वैल्यूज के लिए वो है मुलिकन स्केल। हालांकि यूज पॉलिंग ही करना है, बट मुलिकन के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, इसलिए उसको एक बार डिस्कस जरूर कर लेते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो ईएन का स्केल हमें पढ़ना है दैट इज मुलिकन स्केल। अब देखो, पॉलिंग ने जो वैल्यूज का कैलकुलेशन किया वो किसके ऊपर बेस्ड था बेटा? बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, ठीक है। मुलिकन स्केल में मुलिकन ने जो कैलकुलेशन करा उसके लिए उन्होंने हर एलिमेंट के आईई और ईए की मदद ली, ठीक है।
तो ये जो स्केल है ना, इट इज बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑफ आई ई एंड ई ए। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना। बेस्ड ऑन आई ई एंड ई ए, बेस्ड ऑन आई ई एंड ई ए। अब देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए मुलिकन ने क्या किया कि जिस भी एलिमेंट का उनको ई एन निकालना था, उसके लिए इन्होंने उसका आई ले लिया, ई ए ले लिया, और उसका क्या निकाल दिया बेटा, अरिथमेटिक मीन। मीन मतलब एवरेज निकाल दिया। तो उन्होंने इस फॉर्मूले का यूज किया। फॉर्मूला था आई ई प्लस ई ए अपॉन 2। अब देखें, जिस भी एलिमेंट, मान लो उनको फ्लोरीन का ई एन निकालना है, तो उन्होंने फ्लोरीन का आई लिया, फ्लोरीन का ई ए लिया, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कुछ एक वैल्यू उनको मिल गई। उस तरह के वैल्यूज को उन्होंने एक ऑर्डर में अरेंज करा। अब ध्यान सुनना, सिमिलैरिटी क्या है। जैसे इसमें लेफ्ट टू राइट जाने पर ई एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उन्होंने जो वैल्यू निकाली, वो वैल्यू भले अलग आई, वो 1 2 3 4 नहीं थी, वो कुछ ज्यादा थी, पर उसका जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड यही था कि वहां पर भी लेफ्ट टू राइट जो वैल्यूज आई, वो बढ़ती हुई आई। डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे यहां पर वैल्यू कम हो रही है, तो पॉलिंग ने जो वैल्यू निकाली, और इसके बाद जो मुलिकन ने निकाली, उसमें भी वैल्यू भले अलग अलग थी, लेकिन उसका ट्रेंड यही था। जिनका ई एन पॉलिंग में बराबर मिला लगभग, मुलिकन से जो वैल्यू आई, उनकी भी ई एन लगभग लगभग बराबर मिले, बट उसकी वैल्यू बड़ी मिलेंगी, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते, क्योंकि आईई और ई ए का जो वैल्यू होता है, वो कंपेरेटिवली बहुत बड़ा होता है। आइए इसमें और भी बात करते हैं। मुलिकन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा, ध्यान सुनना। पर आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, वो कैसी क्वांटिटी है, उसकी यूनिट होती है या यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। हालांकि उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए आई और ये देखा। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूले से जाओगे तो फॉर्मूला ही गलत है, क्योंकि ये कंपेयर ही नहीं होंगे, एक यूनिट लेस और एक यूनिट वाली क्वांटिटी। बट उन्होंने जो फॉलो किया, वो यही फॉलो किया, इसलिए हमको उसको देखना है। तो आई और ये अलग अलग यूनिट में होते हैं, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो देखो क्या कंडीशन आ रही, ध्यान सुनना। जब हम मुलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल पे सेम एलिमेंट को देखते हैं, किसको देखते हैं, सेम एलिमेंट। पॉलिंग पे फ्लोरीन का वैल्यू कितना है, 4, और ऐसा करके मुलिकन में भी फ्लोरीन का कोई वैल्यू आया होगा। दोनों में से, मुलिकन और पॉलिंग में से किसकी वैल्यू ज्यादा मिलती है, मुलिकन की। सेम एलिमेंट के लिए आप पॉलिंग स्केल की वैल्यू देखो, और उसी एलिमेंट के लिए आप मुलिकन की वैल्यू देखो, तो जनरली किसकी वैल्यू बड़ी आएगी, मुलिकन की। और अगर ये वैल्यू बड़ी है, तो अब अगला सवाल ये बनता है कि मुलिकन की वैल्यू पॉलिंग के मुकाबले कितने गुना बड़ी आती है। तो एक फैक्टर चलता है 2.8 का, कि मुलिकन स्केल की जो वैल्यू होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग स्केल की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, तो अब देखो, इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। मुलिकन की वैल्यू निकालनी है, तो आई और ये दिया, और बोला कि मुलिकन स्केल की वैल्यू बताओ, तो आप वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन क्या अगर मैं मुलिकन के बदले इसको यहां सब्सटीट्यूट कर दूं, तो ये रिलेशन ऐसा बन जाएगा, एक्सपी इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए अपॉन 2। और बेटा यहां पर मुलिकन के बदले आना था 2.8 इंटू एक्सपी, एक्सपी को तो यही रखा, 2.8 नीचे ले गए, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये जो हमने लिखा है, इसमें आईई और ईए का जो यूनिट है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आप देखो, आपको आईई और ईए देकर मुलिकन की वैल्यू भी पूछ सकता है, और आई और ईए के देकर पॉलिंग का वैल्यू भी पूछ सकता है। ये मुलिकन का फॉर्मूला हो गया, और ये पॉलिंग का। फैक्टर में अंतर कितने का आ जाएगा, 2.8 का। दैट्स इट, नोट कर लीजिए सर।
चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन IEEA and EN. Determine the correct relation between IEEA and EN. EN को यहां पर X से रिप्रेजेंट करा है अपन ने, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो I और EA को अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बात करें तो मुलिगन स्केल सीधे सीधे दिमाग में आना चाहिए। दैट इज मुलिगन स्केल का मतलब होता है I प्लस EA अपॉन 2। अब अगर आप इसको 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2x इज इक्वल टू IE प्लस EA। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी सब मैथमेटिकली इधर उधर प्लस माइनस कुछ ना कुछ लगा रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। If value of IE and EA, if value for IE and EA of atom A, if value for IE and EA for atom A are 5.8 and 4.2 electron volt per atom respectively, 5.8 and 4.2 electron volt per atom respectively, then determine its EN, on Pauling scale. तो आपको आई और EA दे रखा है और EN पूछा है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? नीचे वाला, ये। क्यों लगेगा? पॉलिंग स्केल पे पूछा है, मुलिकन का फॉर्मूला नहीं पूछा है ना, पॉलिंग पूछा है, तो पॉलिंग में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो 10 अपॉन 5.2 है ना, तो लगभग 2 से कम आ जाएगा आंसर, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना। ध्यान रखना है ना, इसमें यही गड़बड़ हो सकती है। अगर अपन ये याद करके चले जाते हैं मुलिकन पूछे तो ये है और पॉलिंग पूछे तो ये है, इस बात का ध्यान रखिएगा।